कैसे हैं आप लोग? ऑलरेडी इसका एक पार्ट हो चुका है, आज दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। ये क्लास मुझे लाइव लेनी थी बट कुछ रीजंस की बिना पर मैं इस क्लास को लाइव नहीं ले पा रहा, बल्कि रिकॉर्ड सेशन के अंदर ले रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि वो लाइव वाली फीलिंग लेकर के आऊँ। बहुत मुश्किल हो जाता है लाइव वाली फीलिंग लेकर के आना, बट आई विल ट्राई। ठीक है, तो आज देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी क्लास का कि आज हम क्लास में क्या क्या देखेंगे। उसके बाद एक एक करके हम चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो यही कि भाई हम लोग जो है वो इमरजेंसी को डिक्लेयर जब किया गया तो फिर क्या हुआ। ठीक है, और उसके बाद कि भाई क्या क्या क्राइसिस आए और सरकार का फैसला किस तरह आया, है ना। उसी के बाद हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई फिर इमरजेंसी इसका फिर नतीजा क्या निकल कर के आया हमारे सामने। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने जब डेमोक्रेसी सॉरी जब इमरजेंसी हटा दी गई तो इमरजेंसी से हम लोगों ने कौन कौन से सबक सीखे, कौन कौन से लेसन्स हमें इमरजेंसी से मिले, डेमोक्रेसी के कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसा होना चाहिए, राइट्स हमें किस तरह के मिलने चाहिए, उसके बारे में। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये कि भाई जो पॉलिटिक्स है वो इमरजेंसी के बाद कैसी हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि अभी जो 375 सीटें इंदिरा गांधी लेकर के आई थी, उनका अलायंस लेकर के आया था, अब वो बहुत कम सीटें लेकर के आ पाते हैं, वो एक तरीके से हार जाते हैं। लोकसभा का इलेक्शन होता है, फिर एक नई पार्टी बनती है जिसको आप लोग जनता पार्टी बोलेंगे। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार आती है, लेकिन जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल पाती। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन होता है, और जब फिर से इलेक्शन होता है तो दोबारा जो उसमें आते हैं, पावर में आते हैं, सॉरी मैंने पीछे भी लिख दिया, इंदिरा गांधी पावर में आती हैं दोबारा से। ठीक है, मतलब पहले यह था कि इंदिरा हटाओ डेमोक्रेसी बचाओ, इंदिरा हटाओ डेमोक्रेसी बचाओ, और उसके बाद फिर नारा हो जाता है कि भैया इंदिरा को वापस लाओ, गरीबी हटाओ, इंदिरा को वापस लाओ, इंदिरा को वापस लाओ। तो इंदिरा गांधी फिर से दोबारा से आ जाती हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, ये 1977 वाला है, आफ्टर इमरजेंसी जो इलेक्शन हुआ था उसके दोबारा से जो है ये जीत जाती हैं। इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ वाला सिस्टम हो जाता है। ठीक है, एक एक चीज़ को देखना और समझना शुरू करते हैं कि क्या है आज की क्लास में। ठीक है, देखिए मैंने कल ही आपको एक कहानी बताई थी कि भाई मामला उस वक्त सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और उन्होंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी जो ने इलेक्शन लड़ा है, इंदिरा गांधी ने लोकसभा का, वो इनवैलिड है। ठीक है, वो इनवैलिड है। क्यों? कि इन्होंने इलेक्शन के अंदर जो सरकारी चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं उसका इस्तेमाल किया है, और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फिर ये भी कहा गया कि भाई अगर 6 मंथ के अंदर वो एज ए एमपी चुन करके कहीं से नहीं आती है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती हैं। फिर वो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, और जब वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को थोड़ा सा स्टे कर देता है और ये कह देता है कि जब तक फैसला नहीं होता इस बात का, उस वक्त तक इंदिरा गांधी ऐसे प्राइम मिनिस्टर तो रह सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी के अंदर जो लोकसभा से जुड़ी हुई एक्टिविटी है उसके अंदर वो हिस्सा नहीं ले सकती। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या क्या हुआ फिर। क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया मामला दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। तो जैसे ही ये हाई कोर्ट का फैसला आया ना कि भैया इंदिरा गांधी अब एज ए एमपी नहीं रहेंगी, अब इनको अपनी कुर्सी हट छोड़नी पड़ेगी, तो ये जितने भी लोग थे, चाहे आपके जेपी सिंह हो चाहे बाकी लोग हो, तो इन नेताओं ने अब एक चीज़ शुरू की कि भैया एक नारा लगाओ कि भैया इंदिरा कुर्सी छोड़ो, इंदिरा रिज़ाइन करो, इंदिरा रिज़ाइन करो, इंदिरा रिज़ाइन करो। तो इस तरह की हर एक एक्टिविटी देश भर में होने लगी। तो जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो जयप्रकाश को उन्होंने एज ए इंदिरा का अपोजिट ठहराया कि भाई इंदिरा की जगह कोई आ सकता है, इंदिरा गांधी की जगह, तो वो इनको ही आ सकता वही आ सकते हैं।
जयप्रकाश नारायण साहब, ठीक है। तो फिर वो होने लगा, फिर पूरे दिल्ली के अंदर रामलीला के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग आते हैं, और 25 जून 1975 को जयप्रकाश अनाउंस करते हैं कि भाई हम आप सत्याग्रह करो। मतलब कि जो आर्मी के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनसे कहा गया कि भाई आप कोई भी काम मत करो, आप एक तरीके से सिविल डिसोबीडेंस करो, मतलब कि सिविल नाफरमानी करो, आप अपने अफसरों का कोई भी हुक्म मत मानो। जब इस तरह की कंडीशन आ गई, अच्छा जैसे हमने देखा ना कि इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, तो इंटरनल डिस्टरबेंस, तो इंटरनल डिस्टरबेंस अगर है तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, तो उसका ही फायदा उठा करके इमरजेंसी थोप देती है। आगे देखिए, द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड स्टेट। 25 जून 1975 को जब सिविल डिसोबीडेंस की बात की गई ना जेपी सिंह के जरिए, तो फिर कहा गया कि भैया इंदिरा गांधी की तरफ से कि हम इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोविज़न है कि भैया स्टेट इमरजेंसी या फिर आप कहें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और क्यों डिक्लेयर की जा रही है? इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। उधर आपको गुजरात याद होगा, उधर आपको बिहार याद होगा, और फिर सारे स्टूडेंट याद होंगे, फिर जो है ये अभी दिल्ली के हालात जो हैं, और फिर भुखमरी को लेकर के, फिर क्राइसिस को लेकर के, फिर जो चीज़ों के प्राइस हाइक हो रहे थे उसको लेकर के, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी क्राइसिस हैं, जितने भी चीज़ें आ गई हैं, अगर हम यहाँ पर इमरजेंसी नहीं लगाते हैं, अगर इमरजेंसी का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भैया मामला हो जाएगा बहुत ज़्यादा ख़राब। तो इसने कुछ स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल कर, मतलब जब इमरजेंसी लगती है तो गवर्नमेंट कुछ स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। और वो इस जो उसकी स्पेशल पावर्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट वो छीन लेगी, स्टेट के पास बहुत कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। तो इस तरह की जो पावर्स हैं जब गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है तो वो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ कही जा रही है कि भाई एक मर्तबा जब आप इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देते हैं, इमरजेंसी लग जाती है, तो पावर्स जो है वो सबकी सस्पेंड हो जाती हैं, और सारी पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आ जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है ना सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है इमरजेंसी के दरमियान, ठीक है। इस तरह का जो है प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये सेम चीज़ हुई भी। अब देखिए पूरे अखबारात हैं, इसमें यही बस न्यूज़ है भाई किस तरीके से क्या किया। आगे देखिए, जिस तरीके से आम दिनों के अंदर कंडीशंस होती हैं ना, ये कंडीशंस ऐसी नहीं होती हैं, बल्कि गवर्नमेंट के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, ठीक है। मतलब आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। होता ऐसा है कि 25 जनवरी 1975 की रात में हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैं, वो प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली को कह करके कहती हैं कि भैया आप जो है इमरजेंसी का ऐलान कर दीजिए। और उसके बाद ये सारे न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेस जितने हुआ करते थे, मतलब कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी न्यूज़पेपर की, उन सब की इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया जाता है, ठीक है। और सुबह मॉर्निंग के अंदर जितने बड़े बड़े नेता थे, जितने बड़े बड़े लीडर और या फिर पार्टी के वर्कर थे अपोजिशन पार्टी के, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर सुबह 6 बजे एक मीटिंग बुलाई जाती है कैबिनेट की, और उनसे कहा जाता है कि भैया ऐसे ऐसे हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। मतलब कि उन्होंने जब इमरजेंसी को डिक्लेयर किया उस वक्त ना कैबिनेट से कोई मशवरा किया, ना किसी और से कुछ किया, डायरेक्टली उठा करके इन्होंने इमरजेंसी थोप दी। अब देखिए, अब इसके नतीजे क्या क्या निकले, नतीजे थोड़े से देख लेते हैं इसके भैया नतीजे क्या क्या निकले।
तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई जितनी भी स्ट्राइक हो रही थी, जितनी भी चीज़ों को बंद किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो बिल्कुल स्टे हो जाती है, और जितने भी बड़े-बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, वो उन सारों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है? और स्पेशल पावर का यूज़ करते हुए फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी जो न्यूज़पेपर छापने की प्रक्रिया है, उसको एक तरीके से पूरे तौर पर अबॉलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है? और अगर आप कोई भी मटेरियल छाप रहे हो, तो उसको पहले आपकी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसको सेंसरशिप कह सकते हैं। ठीक है? इसी के साथ साथ कि भाई जो हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे थे, तो इसलिए आरएसएस को और जमात इस्लामी को, दोनों को एक तरीके से बैन कर दिया जाता है। गवर्नमेंट दोनों को बैन कर देती है। ठीक है? इसी तरीके से प्रोटेस्ट और जो भी स्ट्राइक है, इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता, डिसअलाउ कर दिया जाता है। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट और जो भी सिटीजन्स के इसके अलावा बाकी चीज़ें होती हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है? और चूँकि हमारे यहाँ आर्टिकल 32 है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है। मतलब ये कि भाई अगर किसी का कोई अधिकार छीना जा रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन जब इमरजेंसी लगी हुई हो, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है? कि आप भाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। आप मतलब आपके इख्तियार में अब कुछ है ही नहीं। अब सब कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जा चुका है। मेरे ख्याल से ये वाला पैराग्राफ आपकी पूरा कंप्लीट हो गया होगा। एक एक पैराग्राफ को देखते हुए चलते हैं। इधर देखेंगे आप हिंदी में, तो ये वाला पैराग्राफ। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये वाला पैराग्राफ, इसके अंदर क्या बात कही गई है। इसमें यह है, इस पैराग्राफ के अंदर, कि गवर्नमेंट ने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस यूज़ किया ना, वो है डिटेंशन का। मतलब कि भाई लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। ठीक है? कोई जुर्म नहीं किया है। बस इस बात पर कि भाई वो कोई जुर्म कर सकते हैं, कोई जुर्म कर सकते हैं, तो इस बात को लेकर के सैकड़ों लोगों को, हज़ारों, लाखों लोगों को, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके इन्होंने कहीं कहीं उठा करके जेलों के अंदर डाल दिया। अच्छा, कुछ हाई कोर्ट थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम जो है सुनवाई कर सकते हैं, इसके ऊपर ला सकते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया, जब इमरजेंसी के अंदर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट इस बात का क्लेम कर दे सकती है कि भाई उसको इस बात को नहीं बताया जाएगा कि मुझको अरेस्ट क्यों किया गया है। मतलब आमतौर पे अगर आपको अरेस्ट किया जाए, तो गवर्नमेंट को इस बात को बताना पड़ेगा, ये जो आपको अरेस्ट कर रहा है उसको ये बात बताना पड़ेगा कि आपको मतलब क्यों अरेस्ट किया गया है। ठीक है? लेकिन जब इमरजेंसी का प्रोविज़न हो, इमरजेंसी जब डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद गवर्नमेंट को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। ठीक है? जैसे यही है कि भाई कई कोर्ट ने कहा कि भाई ये काम हो सकता है, चैलेंज किया जा सकता है डिटेंशन को। बट फिर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि भैया गवर्नमेंट जो कह रही है वो सही कह रही है। ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है गवर्नमेंट लोगों के चीज़ों को, मतलब कि लाइफ टू राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को एक तरीके से ख़त्म कर सकती है मुकम्मल तौर पे। हाँ, इस पर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई, लेकिन इसको आमतौर पे मान लिया गया कि हाँ भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि आप, गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत कर रही है कानून की नज़र में। लोगों की नज़र में क्या है वो आपको अगले इलेक्शन में दिखाई दे जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है इनकी नज़र में, कानून की नज़र में सही कर रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। आगे देखिए, ये वाला पैराग्राफ मेरे ख्याल से हो गया। इसके अंदर 2 बातें आई, एक डिटेंशन वाली आई, और दूसरी बात आपकी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाली। ठीक है? 3 बातें कुल मिलाकर के इसके अंदर आई। अब अगला वाला, ये वाला हम पैराग्राफ देखते हैं। ये वाला पैराग्राफ, इसमें यह है कि भाई बहुत सारे लोग जो अरेस्ट नहीं हुए थे, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पर, जिन लोगों को किसी वजह से अरेस्ट नहीं किया गया था, या फर्स्ट वेव के अंदर वो इत्तेफाक से अरेस्ट नहीं हो पाए थे,
तो वो लोग चले गए, एक तरह से इन्होंने अपना अंडरग्राउंड चले गए, और फिर इन्होंने कई सारे बड़े बड़े या छोटे मोटे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस है या स्टेटमैन ने जो है, या बाकी जो लोग हैं, जब सेंसरशिप की बात आई तो इन्होंने अपने पेजों को खाली रखना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी के अलावा बहुत सारे ऐसे भी आए जिन्होंने बिल्कुल सेंसरशिप लेने से ही मना कर दिया, बल्कि ख़त्म ही कर दिया। और फिर ये भी हुआ कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार हुआ करते थे, उनको अरेस्ट किया गया, जिन लोगों ने इमरजेंसी के ख़िलाफ़ लिखा था या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिखा था। इसी के साथ साथ ये था कि भाई बहुत सारे लोग थे जिनको अवार्ड मिलता है, चाहे वो पद्म भूषण का अवार्ड मिला हुआ हो या फिर बाकी जो लिटरेचर के अंदर दूसरे अवार्ड मिलते हैं, जिनको वो अवार्ड मिले थे ना, तो उन लोगों ने अपने अवार्ड ला करके वापस देने शुरू कर दिए। ठीक है, पद्मश्री का अवार्ड या पद्म भूषण का अवार्ड, तो इन वोटों को ला करके इन्होंने वापस दे दिया। ठीक, आगे देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें मैं आपको इस तरह बताता रहूँगा ना, तो शायद और ज़्यादा बेहतर आपके समझ में आ पाएगा कि किस पैराग्राफ में कौन सी बात हमने कही, क्योंकि हर बात हमें पता चलनी चाहिए। इसमें एक तो ये कि भाई कुछ लीडर बचे, तो उन्होंने अपोजिशन में गए और जा कर के उन्होंने मतलब अपोजिशन में तो थे ही, वो वहाँ से हटे और जा कर के उन्होंने अलग अलग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज शुरू कर दिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसके अंदर ये कि भाई न्यूज़पेपर वाली बात है ना, न्यूज़पेपर वालों ने क्या किया, साथ ही साथ इस वाले इसमें कि भाई कुछ लोग जिनको अवार्ड मिले हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, उन अवार्ड को वापस करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, अब ये वाला हो गया। इस वाले पैराग्राफ के अंदर देखते हैं, इस वाले पैराग्राफ के अंदर क्या है। जो मैंने आपको शुरू में कहानी बता दी ना, कहानी घुमा फिरा करके वहीं आएगी। बस ये है कि हर हर पैराग्राफ को देखते रहो, हर हर पैराग्राफ की क्या क्या बातें हैं उसको हम लोग उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई पार्लियामेंट ने ना, मतलब जो ये गवर्नमेंट थी, इसने कई सारे चेंज किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, आपको याद है कि अभी पीछे हमने पढ़ा कि भाई इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड करार दे दिया गया, कह दिया गया कि भाई इनवैलिड है ये, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया। तो अब इन ये कानून लेकर के आई, इन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोर्ट के अंदर चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। इसके अलावा 42वां संशोधन भी इस वक्त किया गया। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पर ये किया गया। साथ ही साथ ये भी था कि भैया जो आपका 5 साल की लोकसभा होती है, 5 साल की लोकसभा ना हो करके इमरजेंसी के अंदर भी 6 साल की, और इमरजेंसी के बाद भी, मतलब हमेशा के लिए फॉर एवर 6 साल की लोकसभा हो जाएगी। मतलब कि जो इलेक्शन आपका 76 में होना था, अब वो इलेक्शन आपका 78 में होगा, 1 साल इमरजेंसी की वजह से, और अब जो 5 साल थे वो 6 साल हो गए हैं। तो इस तरह के चेंजेस लेकर के आना शुरू कर दिए इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए, मेरे ख्याल से इसके अंदर सिर्फ यही बात है, एक 42वां और एक वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और लोकसभा का जो ड्यूरेशन है उसकी वो। ठीक है, ये 3 बातें हो गई इस पैराग्राफ के अंदर। अब देखिए, लेसन ऑफ द इमरजेंसी। अब इमरजेंसी जब लग गई तो इमरजेंसी से हमने क्या क्या सबक हासिल किए, एक एक पैराग्राफ को देखते हैं। पहले इस वाले पैराग्राफ को देखते हैं, ये वाला पैराग्राफ क्या बोलता है हमसे। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें ख़ास तौर पे एक बात कही गई है कि भाई जब हमारे यहाँ इमरजेंसी आई ना, तो इमरजेंसी से हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की ताकत और उसकी वीकनेसेस दोनों उभर करके सामने आ गई। मतलब कि भाई हमारी क्या कुव्वत है और हमारी क्या कमज़ोरी है, दोनों, मतलब हमारी ताकत भी हमारी कमज़ोरी भी दोनों हमारी नज़रों के सामने आ गई। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ में आई वो ये कि भाई इंडिया को कभी भी अनडेमोक्रेटिक कंट्री बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, पहला लेसन हमने ये सीखा कि भाई इंडिया को एज आ अनडेमोक्रेटिक कंट्री बनाना, मतलब कि डेमोक्रेसी अगर इंडिया से छीन ली जाए या डेमोक्रेसी इंडिया से दूर की जाए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पैराग्राफ के अंदर ये है।
अगला पैराग्राफ देखिए, सेकंड वाला पैराग्राफ। इस वाले के अंदर क्या बात कही गई है? इसमें ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं, मतलब उनको एक तरह से मतलब मुबहम है, उनको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हमारे यहाँ अगर कभी भी आप इंटरनल इमरजेंसी लेकर के आना चाहते हैं, मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से लाना चाहते हैं, तो वो उसी सूरत में आ सकता है जब आम रिबेलियन हो, मतलब जैसे इंदिरा गांधी ने किया, हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि जब आम रिबेलियन बहुत लार्ज लेवल पर हो, तभी आप जो है इंटरनल डिस्टरबेंस को कह करके इमरजेंसी लगा सकते, वरना नहीं लगा सकते। वहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ था, इंटरनल डिस्टरबेंस। अब वहाँ है आम रिबेलियन हो, तब आप ये कर सकते हैं। अब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, लग रहा है सरकार गिर जाएगी, तो भैया इमरजेंसी लगा दो, ऐसे थोड़ा ही होता है। आगे देखिए, तीसरा लेसन हमने क्या हासिल किया। इसका मतलब ये वाला जो पैराग्राफ हमारा था ना, इसका मतलब यही है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी बहुत कमी थी, या जो लिखने में थोड़ी सी कमी रह गई थी, उसको हमने सही किया कि उसके अंदर सिर्फ इंटरनल डिस्टरबेंस था, अब उसकी जगह हमने आम रिबेलियन को भी जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरी चीज़, जो तीसरी बात थी ना, ये जो आपका पैराग्राफ है ये वाला यहाँ तक, इसमें ख़ास बात ये थी, इधर आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये वाला, तो इसमें ख़ास बात ये थी कि भाई जब इमरजेंसी लगी तो अब लोग लिबर्टी के बारे में ज़्यादा सोचने लगे, यहाँ तक कि कोर्ट भी ज़्यादा सोचने लगा। अब लोगों उनको लगने लगा कि भाई हमको ना लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, लिबर्टी को, आज़ादी को, फ्रीडम को काफ़ी प्रोटेक्ट करना है, जो पहले नहीं किया जा रहा था, जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। अब लिबर्टी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, आज़ादी के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, जो इंडिविजुअली फ्रीडम होता है उसके ऊपर काफ़ी बात की जाने लगी। ठीक है, आगे देखिए, ये तीन तो हमने ख़ास तौर पे लेसन जो मैंने आपको अभी बता दिए, ये तो लेसन हमें मिले। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी उभर करके हमारे सामने आई जो बहुत ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद आज भी हम उसको बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पे प्रोटेस्ट, ठीक है भाई, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या बाकी चीज़ों को लेकर के प्रोटेस्ट होने चाहिए, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए, उसको बैलेंस किस तरह किया जाना चाहिए। क्या किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए प्रोटेस्ट किया जा सकता है? प्रोटेस्ट होगा तो कैसे होगा, क्यों होगा, उसके ऊपर किस तरह की लिमिट होगी, किस तरह की लिमिट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आज भी हमारे लिए एक तरह से सिरदर्दी हैं। गवर्नमेंट को लगता है प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को लगता है कि भाई हमेशा हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो एक तरीके से टेंशन बना हुआ है इस पैराग्राफ में, सिर्फ इतना ही है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। दो मसले ख़ास तौर पे आज भी हमारे सामने हैं, यही एक तो यही वाला भाई प्रोटेस्ट वाला है ना, और दूसरा मसला जो आज भी जिसको हम मुकम्मल तौर से रिजॉल्व नहीं कर पाए कि भाई इमरजेंसी लगाई किसके ज़रिए गई, पुलिस के ज़रिए लगाई, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए लगाई गई, तो क्या ये लोग अपने फंक्शंस के लिए, अपने काम करने के लिए, क्या ये मतलब आज़ाद नहीं है? क्या इनको पॉलिटिकल प्रेशर में आने के बाद जो करने को लिए कहा जाए ये वो करेंगे? तो इस तरह की बात भी सामने आई। शाह कमीशन ने ये भी कहा कि भाई पुलिस जो थी या एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ये कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर था। ठीक है, और प्रेशर में आने के बाद इन लोगों ने ये काम किया है। अब देखिए भैया, इंदिरा गांधी का हाल क्या होने वाला है। पॉलिटिक्स, अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का ऐलान किया जाता है, इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में हालात कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, ज़रा इसको भी देखिए। अब देखिए, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, तो इस सबसे जो पहला वाला आपका पैराग्राफ है, इसके अंदर क्या बात की गई है, ज़रा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो भाई जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई, इमरजेंसी का एंड हुआ, तो फिर इलेक्शन के लिए अनाउंस हुआ कि भाई अब इलेक्शन होंगे।
तो जहाँ जहाँ ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, ये वाला जो पूरा इलाका है, नॉर्थ इंडिया वाला इलाका, तो इस वाले पूरे इलाके के अंदर जो है ये हमारी ख़ास तौर पे बहुत बुरे हालात रहते हैं इमरजेंसी को लेकर के। तो जो बुरे हालात थे इमरजेंसी को लेकर के, तो इसकी वजह से यहाँ पूरे इलाके के अंदर, ये पूरा नॉर्थ का जो इलाका है आपका, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ये पूरा इलाका, राजस्थान ले लीजिए, तो इस पूरे इलाके के अंदर एक ही स्लोगन था, एक ही नारा था कि भैया डेमोक्रेसी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ठीक है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक मूवी आई है ना, मैं अटल हूँ, तो उसमें उनका एक भाषण है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो वही कि इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो भैया इंदिरा आओ जाओ, इमरजेंसी लगाओ भगाओ, कुछ भी करो, लेकिन डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी इधर से उधर हुई तो मामला पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है। और आपने एक चीज़ बड़ी सुनी होगी कि भैया जैसी करनी वैसी भरनी। तो जब कई स्टेट के अंदर जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस की सरकार चली गई। जो भी वोटर्स थे खासकर नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इस वाले इलाके में, तो राजस्थान वाला इलाका, तो इसके अंदर तो इन्होंने बड़ा मामला ख़राब कर दिया। और तकरीबन अक्सर जगहों पर, ये जो ऊपर वाले नॉर्थ वाला इलाका है, इसमें अक्सर जगहों पर कांग्रेस हार जाती है, बहुत बुरी तरह हारती है। आगे देखिए। लोकसभा इलेक्शन 1977, 1977, जनवरी में 1970 में 18 महीने की इमरजेंसी के बाद गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि भैया हमें इलेक्शन करना है। ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, एक्टिविस्ट थे, सबको रिलीज़ कर दिया जाता है जेल से। तो इलेक्शन हुए 1977 मार्च में। ठीक है। तो जो लेफ्ट के अपोजिशन व काले, मतलब जो लोग थे अपोजिशन के, वो कहीं ना कहीं आपस में एक साथ मिलने लगते हैं। वो पहले ही आपस करीब आने लगे थे, बहुत पास पास आने लगे थे इंदिरा जी को हटाने के लिए। लेकिन अब ये बहुत जल्दी आते हैं, आकर के ये जो है एक पूरी मेजर पार्टी बनाते हैं पूरी तरह। ठीक है। सारे लोग एक साथ आ जाते हैं और आकर के एक नई पार्टी बनाते हैं, जिसको आप बोलेंगे जनता जनता पार्टी। तो जनता पार्टी की सरकार, कहीं ना कहीं आप वो एक बार मूवी देख लीजिएगा, मैं अटल हूँ। हो सकता है आपको थिएटर जाना पड़े, तो आपकी मर्जी है, आप जाते हो तो जा कर के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए आगे। अच्छा, इसकी जो लीडरशिप को इख्तियार किया ना, वो जयप्रकाश नारायण ने किया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनका मानना ये था कि भैया जयप्रकाश नारायण ही इंदिरा गांधी के अगर सबसे बड़े वो हैं, अपोजिशन में अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो जयप्रकाश नारायण साहब का, इसके अलावा कोई और नहीं है। और सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस हु वर अपोज टू इमरजेंसी, और जो लीडर कांग्रेस के थे जो इमरजेंसी के खिलाफ थे, तो उन लोगों ने भी इस नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। कुछ पार्टी ऐसी भी थी, कुछ लोगों ने, जैसे जगजीवन राम थे, तो इन्होंने एक जो है अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। बाद में वो जनता पार्टी के अंदर जाकर के मर्ज हो जाती है, तो अलग अलग पार्टियां बनने लगती हैं। अब जो जनता पार्टी है भाई, है तो पॉलिटिकल पार्टी, तो ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती है कि भाई जो इमरजेंसी में लोगों के खिलाफ काम हुए, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके बावजूद भी जो भी नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर रहे हैं इस रूल के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर, उसको उभारना ये शुरू कर देती है। ठीक है। और इस पीरियड के अंदर जो है हज़ारों लाखों लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है। न जाने कितनों को सालों तक जेल में रखा गया। प्रेस के ऊपर भी, लोगों के ओपिनियन के ऊपर भी, सारी चीज़ों को बंद किया गया, सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगाई गई। तो इन चीज़ों को लेकर के इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उथल पुथल की, और इसी को एक तरीके से कैंपेनिंग का उनका हिस्सा इसी को बना लिया इन लोगों ने। और एक बहुत मशहूर नारा था इनका
सेव डेमोक्रेसी, जिसको आप बोलेंगे लोकतंत्र बचाओ, मतलब इंदिरा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये वाला मसला था। ठीक है, तो इन दोनों पैराग्राफ के अंदर सिर्फ ये बात है। अब अगला पैराग्राफ आकर के थोड़ा सा देखते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर, ये वाला जो आपका पैराग्राफ है, इसके अंदर क्या बात कही गई है। इसमें यह है कि भाई जब फाइनल रिजल्ट आते हैं तो सब लोग, भैया सब लोगों की आंखें जो है खुली की खुली रह जाती हैं। मामला पूरा इधर से उधर हो गया था, पासा पलट चुका था। मतलब एक तरफ 375 सीटें लेकर के आ रही थी, अब मामला बहुत ज़्यादा हो जाता है ख़राब। होता क्या है कि भाई फाइनल रिजल्ट जब आता है तो पहली मर्तबा इस तरह हो रहा था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस पार्टी अब डिफीट हो जाती है। अब तक हारी नहीं थी, अब तक हारी नहीं थी, लेकिन पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी हारती है। 154 सीटें लेकर के आती है लोकसभा के अंदर। ठीक है, सिर्फ 35% वोट मिलते हैं इसको। और जो जनता पार्टी है ये 330 सीटें लेकर के आती है 352 सीटों में से, बहुत अच्छे से जीतती है ये। और जनता पार्टी खुद की जो है 395 सीटें जीतती है, बिल्कुल मतलब क्लियर एक तरीके से मेजोरिटी होती है, बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी, किसी का कुछ साथ चाहिए ही नहीं, बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी है। भाड़ में जाओ, आप कौन हो हमें नहीं पता। और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये वो जगह है जहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती। इंदिरा गांधी के जो लड़के थे संजय गांधी अमेठी से, इन्हें एक, मतलब ये खुद भी हार जाते हैं, इन्हें एक भी सीट नहीं मिलती। ठीक है, और एक सीट मिलती है राजस्थान से और एक सीट मिलती है मध्य प्रदेश से। मतलब कि ये जो जितना हिंदी पट्टी वाला इलाका ना, नॉर्थ वाला इलाका, पूरा बुरी तरह हार जाते हैं। इस वाले पैराग्राफ के अंदर ये एक दूसरी चीज़ को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला, हाँ, इस वाले के अंदर मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, नॉर्थ वाला इलाका तो इनके हाथ से चला गया था, लेकिन 100 कुछ सीटें आई हैं ना, 100 कुछ सीटें, 154 सीटें तो इन्होंने जीती है। तो कहाँ से जीती हैं? तो वो साउथ वाला जो इलाका है ना, वहाँ से जीती है इन्होंने। ठीक है, तो ये बात ये कह रहे हैं कि भाई आप जब मैप देखोगे तो आप इस बात को रियलाइज़ करोगे कि कांग्रेस ऐसे नहीं कि पूरी तरह हार गई हो, पूरे ऑल ओवर द कंट्री हार गई हो, ऐसा नहीं था। कुछ सीटें इसकी बाकी रहती है महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और जो भी नीचे वाले स्टेट हैं उसके अंदर इसकी सीटें बाकी रहते हैं। वजह क्या थी कि नॉर्थ में पूरी तरह हार गई थी और साउथ में पूरी तरह नहीं आ रही थी। तो इसकी वजह असल में यही थी कि जो इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी है ना, मतलब जो इमरजेंसी का असर है, वो ज़्यादातर असर रहा नॉर्थ के ऊपर। उसका जो सेंटर रहा, उसका जो कंसंट्रेशन रहा, वो नॉर्थन स्टेट के ऊपर ज़्यादा रहा, साउथ के स्टेट पे ज़्यादा असर ही नहीं गया। सारे स्टेट पर एक जैसा असर हो, पूरी कंट्री के ऊपर एक जैसा असर हो, ये ज़रूरी नहीं है। और साथ ही साथ नसबंदी वाला जो मसला था, वो नसबंदी वाला मसला ज़बरदस्ती नसबंदी ये ऊपर की तरफ हो रही थी, और जब हो रही थी तो इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हार गई। जहाँ इमरजेंसी का और नसबंदी वाला असर पूरी तरह नहीं था, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए आगे। अब ये जनता पार्टी के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। देखिए बड़ी शान से जीती थी जनता पार्टी, लेकिन क्या करें, मामला हो जाता है ख़राब। देखिए जनता पार्टी का क्या हाल होता है। जनता पार्टी क्या ही कहा जाए। जब जनता पार्टी पावर के अंदर आई ना 1977 के इलेक्शन के बाद, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी इसके अंदर वो ये थी कि भैया सत्ता को लेकर के, सीट को लेकर के, तीन लीडर के बीच बहुत ज़्यादा कस्सा-कस्सी वाला मसला हो जाता है। तीन नेता थे जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। एक थे मोरारजी देसाई, ठीक है, जिनको आप बारे में आपको पता ही है कि भैया वो इंदिरा गांधी के टाइम में, मतलब जिस वक्त बनना था असल में, उस वक्त से लेकर के अब तक ये उसके दुश्मन, कट्टर दुश्मन रहे थे। मतलब आपको याद होगा नेहरू गांधी के बाद एक लीडर आए थे ना, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान को मारा था, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, नाम भूल रहा हूँ मैं।
उसके बाद जिनको बनना था तो इंदिरा गांधी को मतलब इंदिरा गांधी को बना दिया था, वरना मोरारजी देसाई को ही बनना था। तो उस वक्त से लेकर के अब तक ये सिस्टम चल रहा था। दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह साहब थे, ठीक है, तो ये भारतीय लोक दल के लीडर हुआ करते थे, ठीक है। और एक थे जगजीवन राम, ठीक है, और ये सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर, मतलब पहले वाली कांग्रेस के अंदर। तो इन तीनों को लेकर के जो है बड़ी कस्साकसी रही। तो भाई मेरे को ये मिनिस्ट्री चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये, मेरे को बड़ी मुश्किल से इन्होंने आपस में मनाया गया होगा। हर जगह होता है, ये नहीं होना चाहिए पहले से ही एक तरीके से कि भाई मेरा ये होगा। इनको पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था ना सही से। तो मोरारजी देसाई की को प्राइम मिनिस्टर बना करके धीरे धीरे पार्टी शुरू होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है उसके बाद भी पावर के लिए, और फिर कुछ ही दिनों के बाद पार्टी गिर जाती है। ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ देखिए, सॉरी ये वाला मैप देखिए आप। तो ये जितना हरा वाला इलाका है ना, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आपका पूरा यूपी गया, ठीक है, आपका बिहार चला गया, आपका मध्य प्रदेश चला गया, आपका राजस्थान चला गया। तो ये जितने बड़े बड़े ऊपर वाला ये पूरा इलाका है, ये सब जनता पार्टी जो है जीत लेती है। कांग्रेस पार्टी ऊपर थोड़ा लद्दाख वाले रीजन में आ रही है, और ये साउथ वाला जो इलाका है इसके अंदर थोड़ा बहुत आ रही है, बाकी सब खत्म है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। हम्म अच्छा, जनता पार्टी जो गवर्नमेंट में आई थी, क्यों आई थी भाई? अपोजिशन में आई थी ना, इमरजेंसी की भी इमरजेंसी लाए थे, इस वजह से लेकर के आए थे। बहुत लंबे टाइम तक ये चल ही नहीं पाए, धीरे धीरे वो जो क्या बोलते हैं ना कि भैया जो असर था वो ख़त्म हो गया जनता पार्टी का। जब जनता पार्टी का असर ख़त्म हो गया तो जो आपकी लीडरशिप थी वो अलग ही डायरेक्शन में जाने लगी, जो काम होने थे वो हुए ही नहीं, ठीक है। तो जनता पार्टी बहुत ज़्यादा कोई फंडामेंटल चेंज लेकर के ही नहीं आ पाई, क्योंकि भाई वो पार्टी ही ऐसी बनी थी, उसके बस की थी ही नहीं कुछ करना, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर मोरारजी देसाई जो है अपनी मेजोरिटी को लॉस्ट कर देते हैं 18 महीनों के बाद। फिर दोबारा चरण सिंह जो है कांग्रेस के सपोर्ट से दोबारा से मतलब वो बनाते हैं। उसके बाद ये पार्टी भी गिर जाती है, ठीक है। फिर मजबूरी में आकर के फ्रेश इलेक्शन होते हैं, और जब फ्रेश इलेक्शन होते हैं तो इसके अंदर भैया इंदिरा गांधी थी ना, वो इंदिरा गांधी थी। तो 353 सीटें फिर से इंदिरा गांधी जीत जाती हैं, और फिर वही नारा कि भैया इंदिरा लाओ देश बचाओ वाला मसला हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पूरा पैराग्राफ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दो तीन बातें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं, जो हमने सीखी हैं इस पूरे चैप्टर से, वो ये पहला, आपको दो तीन चैप्टर की तरफ ये लेकर के जाएंगे जो पीछे आपने पढ़े हैं उनकी तरफ, फिर दोबारा से लेकर के आएंगे। ये एक चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं, वो ये कि भाई जो पहले हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी, उसके अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हुआ करते थे, उनके अलग अलग पॉइंट्स हुआ करते थे, उनका मानना अलग हुआ करता था। धीरे धीरे फिर इन्होंने इनको हटाना शुरू कर दिया। फिर एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी की ये गवर्नमेंट हो गई, एक ख़ास आइडियोलॉजी की हो गई, और इसने क्लेम किया कि भाई हम ही लोग सोशलिस्ट हैं, हम ही लोग गरीबों पर काम करने वाले हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इन्होंने इस पर चुनाव लड़ने शुरू किए, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि भैया इसके अंदर आ जाती है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के चेहरे पे फिर चुनाव लड़ा जाने लगता है, ठीक है। उससे पहले ये कांग्रेस टूट करके अलग भी हुई थी, फिर इंदिरा गांधी को लगने लगता है कि भाई इंदिरा गांधी बहुत अच्छी नेता हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा वैसा। फिर जो अदर अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी ना, दूसरी अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी, अब उनको ये एहसास होने लगा कि भाई देखो, अगर आप नॉन कांग्रेस हो, अगर आप कांग्रेस के साथ नहीं हो, तब आपको जो भी कांग्रेस के अलावा दूसरे लोगों को वोट जा रहा है उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको याद है कि कांग्रेस ने 48% वोट हासिल किए थे, मतलब ये कि 48 के अलावा 52% वो है जो कांग्रेस को नहीं भी मिल रहे हैं, है ना। तो कांग्रेस को 52% वोट नहीं मिल रहे,
मतलब ये है कि भाई उन 52 में से अगर 40% भी वोट हमको आ जाते हैं, कितना अच्छा रहेगा ना। अब ये आइडियोलॉजी आने लगती है सामने। मेरे ख्याल से ये पूरा पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। इसमें 3 दौर का ज़िक्र किया। पहली बात जो ज़िक्र की इसमें इन्होंने ये, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। पहली बात ज़िक्र की उन्होंने ये कि भैया पहले आइडियोलॉजी अलग अलग थी, ठीक है। दूसरा ये कि इंदिरा गांधी को सपोर्ट, और तीसरा ये कि भाई जो अपोजिशन के लोग थे, जो हमें 1970 वाले इलेक्शन में देखने के लिए भी मिलता है, तो उसके अंदर सब नॉन कांग्रेसियन एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अब इस वाले पैराग्राफ को। ये आपका पैराग्राफ, इसकी जड़ें थोड़ी नीचे से भी हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला पैराग्राफ और आपका यहाँ तक, इसके अंदर 2-3 बातें बड़ी ख़ास हैं, इसको ज़रा सुनिए। इसमें ये है कि भाई जैसे आप देख रहे हैं कि पहले कांग्रेस कह रही थी कि भाई गरीब 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 गरीब, तो जब इमरजेंसी हटती है ना, या फिर आप ये कहें कि 1977 का जब लोकसभा वाला इलेक्शन होता है, तो उसके बाद अब जो ओबीसी वाला मसला है, बैकवर्ड कास्ट वाला मसला है, ये बहुत ज़्यादा सामने आने लगता है लोगों के। अब जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा के इलेक्शन के बाद स्टेट का इलेक्शन हुए, ठीक है। तो स्टेट के जब इलेक्शंस हुए ना, तो इनकी असेंबली के जब इलेक्शन हुए, तो इनमें बहुत सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, ठीक है। और उनमें उनके लीडर बहुत सारे वो थे जो ओबीसी एससी एसटी से आते थे, तो इन्होंने एक अहम रोल भी अदा किया। तो अब भैया ओबीसी के लिए या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हुआ करते हैं, ओबीसी एससी एसटी वगैरह, तो इनके लिए एक मतलब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो उस वक्त की जनता पार्टी हुआ करती थी, उसने एक मंडल कमीशन बनाया, और मंडल कमीशन के बारे में हम लोग अगले चैप्टर पूरा एक आएगा, उसमें बाज़ाब्ता चीज़ें हैं, उसमें अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी के चेंज के बाद कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि भैया ओबीसी एससी एसटी का मसला भी उभरना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ के अंदर ये अब हमें समझाएंगे कि भैया ये जो वक्त था ना असल में, ये जो इमरजेंसी के आसपास का वक्त था, इसको आप एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के रूप में याद कर सकते हैं। यही वो वक्त था जब पार्लियामेंट के अंदर और जुडिशरी के इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बिटवीन कहीं ना कहीं एक बैटल चल रही थी। पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में एक पूरी तरीके से बैटल चल रही थी कि भाई किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास क्या है क्या नहीं है। साथ ही साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे थे, ठीक है। अच्छा, पार्टी के पास मेजोरिटी थी, इसमें कोई शक नहीं है, उसके बावजूद भी वो भाई इमरजेंसी लगा देते हैं, बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा, इसके अंदर ये भी था कि भैया जो हमारे निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर मेकर जो लोग थे, इन लोगों का मानना ये था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, आम तौर पे वो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करेगी, वो डेमोक्रेसी की चीज़ों को कभी वो नहीं करेगी। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई हर आदमी जो है, इमरजेंसी अगर मजबूरी में लगानी भी पड़ गई, तो वो सारी पॉलिसीज़ को, डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को, लोगों के वेलफेयर को, हर एक चीज़ को नज़र में रखेगी और नज़र में रख करके काम करेगी। लेकिन भाई ये बहुत बुरा हुआ कि रिपोर्टें मिलती हैं ऐसी कि बहुत बुरे हालात रहे, और इमरजेंसी के टाइम पे लोगों के साथ बहुत बुरे अत्याचार हुए। एक फ़िल्म ये दिखाते हैं आपके, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। अच्छा, आप लोग सोचते हैं ना कि सैफ अली बस फ़िल्म के बारे में ज़्यादा बात करता है। असल में मैं खुद मूवियाँ नहीं देखता हूँ, मैं मूवियों का मुखालिफ हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी कहती है, हर मिसाल दे देती है मूवी के ज़रिए कि भाई आप मूवियाँ देखो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जाइए देखिए। और एक लास्ट चीज़ ये कि भैया जो एक टेंशन उठा, वो ये कि भैया जो आप प्रोटेस्ट करोगे, है ना, वो कैसे होंगे। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा तो इस चैप्टर में चूँकि बताया ही नहीं इन्होंने, तो इस पे बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में ये कह रहे हैं कि भैया हम इसको थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है भैया, जब तुम बात कर लोगे तो हम भी कर लेंगे, हम काम आगे जा रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा।
ये मूवी देख लीजिएगा आप। मतलब इसमें यही है कि एक बच्चा है, उसको सताया बताया जाता है और उसके बाद भैया वो बदला लेता है। बस सारी मूवियों में जो 90 की दशक की जितनी मूवियाँ हैं सब में यही होता रहता है। कुल मिलाकर के सब में कहानी यही होती है, तो इसमें भी यही कहानी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लिया होगा आपने। अगर कोई बात समझने के लिए रह गई हो, कोई बात समझ में ना आई हो, किसी बात को दोहराना हो, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग जब लाइव आइएगा तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर कमेंट भी कर देंगे, तब भी मैं आपके सवाल बात के जवाब दे दूंगा। और नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।